अभी आ रही है ना? शुरू करें? चलिए, तो बेटा कम आ रही है क्या? आ नहीं रही? अब आ रही? उससे नहीं बेटा, अब आ रही है, अब सही आ रही है, बस ठीक है। लाइव क्यों दे रहा हूँ? चल, तो बेटा शुरुआत करते हैं हम लोग एक बड़ी सी रिक्वेस्ट के साथ, मेरी तरफ से आपके लिए। छोटी रिक्वेस्ट करूंगा तो तुम लोग मान लोगे, हो सकता है बड़ी रिक्वेस्ट करूं तो मानो या ना मानो। मानोगे? नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, वो रिक्वेस्ट ये बेटा, जब मैं क्लास में आता हूँ तब खड़े मत हुआ कर, बैठे रहा करिए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मैं कभी बच्चों को खड़ा नहीं कराता हूँ, क्योंकि मैं खुद आके खड़ा रहता हूँ। तो आप बैठे रहा करिए, आप मत खड़े हुआ करिए। जब मैं क्लास में आऊँ आप बैठे रहिए। यदि आप बैठे हैं तो इसका मतलब यू आर पेइंग फुल रिस्पेक्ट टू मी। जब आप खड़े हो जाते हैं तो डर लगता है कोई पत्थर ना मार दे। बैठे रहिए, आराम से बैठे रहा करिए, खड़े मत हुआ। बाकी क्लास से आना और जाने के लिए देयर इज नो नीड टू, मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल इन क्लास, कोई परेशानी है, तबीयत अच्छी नहीं है, तो बड़े आराम से उठिए, किसी को डिस्टर्ब किए बगैर आराम से चले जाइए और आराम से आ जाइए। ये नहीं कि खड़े हो गए सर आ जाए। अरे बिल्कुल आओ भैया, बात थोड़ी भेजेंगे तुम्हें, पढ़ाना है, बिल्कुल आप क्लास में आइए। चल बेटा शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद हो तो? अच्छा ये और बता दो, आज तो कोई नया नहीं है कि आज भी कोई नया है जो आज पहली बार क्लास में? आज पहली क्लास है बेटा, क्या बात है। और कौन है? चलिए हाथ नीचे कर ले भाई। बेटा चैप्टर खत्म होने वाला है, 2 लेक्चर और है, ठीक है? तो काम चला लेना, क्योंकि समझ में आना थोड़ा मुश्किल लगेगा। चलिए आइए, तो अपन शुरू करते हैं उसी फॉर्मूले के साथ जहां पे हमने लास्ट लेक्चर खत्म किया। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, याद हो तो? मॉलिक्यूलर वेट के लिए, याद है? आपने कहा था यदि किसी एलिमेंट का परसेंटेज दिया है तो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई करते थे उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स से, और फिर मल्टीप्लाई करते थे 100 से, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करते थे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर और जिसके नंबर ऑफ एटम्स आपने इस्तेमाल किए। क्या याद आ गया फॉर्मूला? और इसके मैंने आपको शायद 3-4 डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस करके दिखाए थे। चल भाई अब आजा, इसी के क्वेश्चंस को थोड़ा सा अपन और देखना चाहते हैं। तो मेरे पास चश्मा भी है आज, मेरे पास बुकलेट भी है, उम्मीद करता हूं तुम लोग भी बुकलेट लाए होगे। अब क्वेश्चन जो तुम्हें अच्छा लगे तुम बता दो, मैं वो करा दूंगा। ढेर सारे क्वेश्चन, तो पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 135, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 140, ये सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप एक पसंद करिए, मैं कराता हूं। तो 135 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मजे की बात है, जब चश्मा लगाया था तो पता नहीं चल रहा था कौन आ रहा है, क्योंकि पास का चश्मा है तो उतार के देखना पड़ता है। मतलब चश्मा लगाऊं तो तुम नहीं दिखते हो, चश्मा हटाऊं तो ये नहीं दिखता है। चला जाए तो क्वेश्चन नंबर 135, करेक्ट। कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194। आपको कंपाउंड दिया है, कौन सा कंपाउंड दिया है बेटा? कैफीन, और इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रहा है 194। ठीक, आगे बढ़ जा। कह रहा इफ इट कंटेन्स 28.9% नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज दे रहा है कितना? 28.9%। ठीक है,
कह रहे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल, यानी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, यानी क्या निकालने को कह रहा है, एन निकालने को कह रहा है कितने। क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा? कोई कंपाउंड है कैफीन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 194 है, इट कंटेन्स नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन है कितने परसेंट, 28.9%। कह रहा है बताइए एक मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन में नाइट्रोजन के हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। तो कितना आसान सा क्वेश्चन, फॉर्मूला सामने लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट बता, कैन आई राइट 194 बराबर नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट बता, नाइट्रोजन के नंबर हमें निकालने हैं इनटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज बता दे बेटा, कितना परसेंटेज है, 28.9%। ठीक है, समझ में आ गया? अपने को केवल n निकालना है, कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम नहीं होता था, ये मेरा काम था, और मेरे कैलकुलेशन का नाम याद ही है, फुल टास्क कैलकुलेशन। फुल टास्क कैलकुलेशन करेंगे अपन। पहले एक बात ध्यान रखिएगा, n क्या है, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, किसी में भी नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1 2 3 4, आधा एटम तो नहीं आएगा, 1.5 तो नहीं आएगा, 1.25 भी नहीं आएगा। यदि मान लो 1.9 आ गया तो कितना लोगे, 2। 1.1 आया तो कितना लोगे, 1। सहमत है? शुरू करें। 14 2 28, खत्म हो गया। अब तो सर 0.9 कहाँ गया, खा गया, खत्म हो गया। कोई डाउट? ये कितना लिखा है, 100, ये कितना लिखा है, 200 के करीब, 2 बार गया। अरे हाँ या ना बोल, पक्का? तो n बराबर इस 2 को उधर ले जा, n बराबर, क्वेश्चन खत्म हो गया, यही आंसर। क्या हुआ? आवाज में क्या ले सकते हैं, 30। देख एक्चुअली कैलकुलेशन है, मैं 30 लेके भी सॉल्व कर दूंगा, मेरा आंसर तब भी आएगा। करके दिखाऊं? नहीं बोल, करके दिखाऊं? चलो आजा भाई, फिर से कर देते हैं। ये बच्चा कह रहा है कि ये कैलकुलेशन में मजा नहीं आया, हटा दे। देखिए एक बात याद रखना, ये मैं कर रहा हूं तो मजे ले रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है। एग्जाम में ये काम तुम्हें करना है। मैंने तुम्हें ये सिखाया, वैल्यू रखना सिखाया, कैलकुलेशन आपका काम है बच्चे। चलिए आइए करते हैं, फिर भी कलर अच्छा सा ले लिया जाए कोई, इससे करते हैं। तो बता, फार्मूला कहता है मॉलिक्यूलर वेट कितना, 194 इक्वल्स टू एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 14, नंबर ऑफ एटम्स n इनटू डिवाइडेड बाय परसेंटेज दिया है 28.9। वो कह रहा है सर क्या इसे हम 30 माने तो आंसर आएगा? तो पहले तो ये 30 लिखना है गलत, मानना अलग बात होती है, लिखना अलग बात होती है। तो लिखते हम 28.9 ही, वो अलग बात है कि आप अप्रॉक्स 30 मान के कैलकुलेशन करें। मैं तुम्हारे कहने पे 30 ही रख दिया, मैं इस 30 को इधर ले जाऊं, कोई एतराज है? 30 इंटू बराबर अब ठीक है। अब देखना, मैंने अभी वही काटा, तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप बार बार? इसलिए कर रहा हूं, हिंदी में पढ़ा पढ़ते हैं, 14 दूनी 28, कितना बचा, 2, दशमलव लगाया 0, 20 डिवाइडेड बाई 14 1 आएगा, सही ना? तो ये आएगा 2.1 इंटू 100 से इसे काट, मैं इसे 2 मानूंगा, पर तुम इसे जब करोगे तो इंटू 1.94। अब दिमाग से सोच, ये 2 से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा, थोड़ा, और ये 2 से थोड़ा कम, सही है? तो इसे भी 2 मान ले, इसे भी 2 मान ले, 2 इंटू 2 बराबर 4, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, बैलेंस कर, आंसर 4। देखिए एक बात, कॉपी आपके पास है, पेन आपके पास है, और मोबाइल भी होगा ही, उसमें कैलकुलेटर होगा। नहीं मैं ये नहीं कहूंगा दिमाग है आपके पास, पागल हो क्या? जिस चीज से तुम्हें दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं, इसके बारे में क्यों बात करें? दिमाग की बात नहीं बेटा, वो चीज की बात करिए अपने पास है। मोबाइल है तो मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, खटाक से कैलकुलेटर ऑन करिए, कैलकुलेशन करके देखिए, आपका आंसर आएगा आइदर 3.98, 3.99, 4.01, 4.07। तो क्या लोगे इसे? 4 ही तो लोगे ना बेटा, तो आंसर विल बी 4।
तो कैलकुलेशन को ऐसे करिए, जब हमें पता है कि हमारे आंसर 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, यदि 3.2 भी आया तो हम आंसर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 3.7 आया तो 4 लिखेंगे। हम तो राउंड ऑफ ऐसे ही करते हैं ना, तो राउंड ऑफ करके आंसर दे देंगे। क्या समझ में आया? देखिए, कैलकुलेशन इज योर जॉब, ये कैलकुलेशन आपका काम है, बस मैंने आपको वैल्यू रखना सिखाया। मॉलिक्यूलर वेट रखिए, परसेंटेज रखिए, एन अपने आप निकल के आ जाएगा। एटॉमिक वेट आपको नाइट्रोजन का पता है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेता हूं लास्ट, फिर आपकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर लगाते हैं 140, ठीक है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन 139 पर अपन 140 लगाते क्योंकि बड़ा लग रहा है देखने में। हटा देते हैं इसको। चल भाई, करे कॉर्टिसोन इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कंटेनिंग 21 एटम्स ऑफ कार्बन। यानी कौन सा एटम? कार्बन। कितने एटम्स है कार्बन के? 21 एटम्स। यानी किसकी वैल्यू है ये? एन की। आगे बढ़, कहते हैं द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी इसी कार्बन का क्या दिया है? परसेंटेज दिया है। कितना परसेंटेज दिया बेटा? 69.98 यानी 70%। सही है? कहते बताइए मोलिकुलर वेट ऑफ कार्टिसोन कितना? दिस वन इज द क्वेश्चन। करें? अच्छा ऑप्शन भी पढ़ देता हूं। पता ऑप्शन क्यों पढ़ रहा हूं? ताकि आपको डिफरेंस दिखे कितने बड़े बड़े ऑप्शन। 176 पहला ऑप्शन, 252 दूसरा ऑप्शन, 287 तीसरा ऑप्शन, 360 चौथा ऑप्शन। दशमलव छोड़, काफी डिफरेंस है ना आंसर्स में, तो आराम से कैलकुलेशन होगा। चल शुरू करें बेटा। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू, बता कार्बन का एटॉमिक वेट 12, नंबर ऑफ कार्बन 21 इंटू 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज 70। बोल समझ में आया क्या? देख 0 से 0 काटा, 7 3 21, 12 इंटू 3 36 इंटू 10 360। बता 360 के नजदीक आंसर चौथा 360.1। अब आप ये देखिए कि मैंने तो फुल टास्क कैलकुलेशन किया तो मेरा आंसर कितना आया, और आंसर एग्जैक्ट कितना है? 360.1। तो क्या आप निकाल नहीं पाएंगे ऐसे कैलकुलेट कर? आसानी से कर लेंगे बेटा। मैंने यहाँ पर 70 लिख दिया, क्वेश्चन में 70 ना देके 69.98 दिया था, हमारा आंसर तब भी आ गया। तो आपके आंसर हमेशा आएंगे, बस वक्त सही होना चाहिए। क्योंकि इस बार जो पेपर आया था, याद करिए, उसमें एक क्वेश्चन के ऑप्शंस ऐसे थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि 2.19 और 2.18 इस टाइप के ऑप्शन, वहां एग्जैक्ट कैलकुलेशन रिक्वायर्ड था। अरे 19.8 और 19.9 ऐसे ऑप्शन थे, तो 0.1 का फर्क था, तो वहां आपको एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन करना था। पर ऐसा नीट के इतिहास में पहली बार है ना। अब तुमको क्वेश्चन मान लो दूसरी बार हो गया, तो फिर वो चीज इस्तेमाल करना जो मैंने अभी कही कि तुम्हारे पास नहीं है, अपना दिमाग सही से कैलकुलेशन कर देना। ये क्वेश्चन समझ में आया? आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं करना। इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और ये वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी जाती हैं, बस हम केवल वैल्यूज रखें। मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि यदि आपको नंबर ऑफ एटम्स नहीं दिए गए तो आप कितने एटम्स मानते हैं? 1, और ये 1 क्या होता है? मिनिमम एटम्स। तो ऐसे सिचुएशन में जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आता है उसे अपन बोल देते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। कुछ याद आया? चलिए, यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, तो चलिए अब इसे हटा दें। और आज की क्लास की हेडिंग डलाई थी मैंने शायद फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। चलिए भाई, फॉर्मूला देखिए, किसी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यदि हमारे पास उस कंपाउंड के मोल हो तो फॉर्मूला बना सकते हैं, उसमें एलिमेंट के मासेस हो तो बना सकते हैं, आयंस हो तो बना सकते हैं। तो कैसे कैसे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, आइए सीखते हैं वन बाय वन, एक एक करके। पहला वो जो हम पीछे एक बार पढ़ के आ चुके हैं, जब आपको क्या दिए जाते हैं? व्हेन रेडिकल्स आर गिवन। इसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
पर फिर भी आइए मैं आपको एक आध क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जब आपको बेटा क्या दिया गया है, रेडिकल्स। अब सबसे पहली चीज, क्या आप जानते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ रेडिकल्स? रेडिकल्स का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट आर द रेडिकल्स, कौन होते हैं? तो मैंने आपको बताया था रेडिकल्स किसे कहते हैं, आयंस को कहते हैं। आयंस किसे कहते हैं, स्पीशीज हैविंग चार्जेस, जिन पर क्या होते हो, चार्ज होते हो। और ये जो आयंस हैं, जब आप इन पर चार्ज लगाते हैं तो दो तरह के चार्जेस आप इन पर लगा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। यदि आप पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं तो आयंस आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बेटा, कैटायंस कहलाते हैं। और नेगेटिव चार्ज लगाएं तो क्या कहलाते हैं, एनायंस कहलाते हैं। ठीक, अब कोई भी कैटायन अपने मन से, कोई भी एनायन अपने मन से मान लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास कैटायन कौन है, ए, इसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, प्लस, तो मैंने इसमें प्लस का कुछ भी चार्ज लगा दिया, सपोज प्लस का वाई, वाई कुछ भी हो सकता है, +1 +2, सही है। पर चार्ज फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल समझते हैं, +½ नहीं होना चाहिए। अब पहला सवाल यदि मैं आपसे पूछूं, क्यों चार्ज फ्रैक्शनल क्यों नहीं होना चाहिए? आई एम जस्ट आस्किंग, क्वेश्चन क्लास 8th के बच्चे का है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम चार्ज हम डिफाइन नहीं कर पाते, उसे ले नहीं पाते, सीधी सी बात। भाई मिनिमम चार्ज जो आप ले सकते हैं वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, और इलेक्ट्रॉनिक कितना है, -1, मैक्सिमम -2 -3 -4 कुछ भी लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 यूनिट नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन का -2, क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन देखा है कभी, नहीं। तो माइनस का 1.5 चार्ज नहीं होता, प्लस का 1.5 चार्ज नहीं होता, चार्ज हमेशा कैसा होगा, होल नंबर। ठीक, चल आजा, एनायन मान ले कोई बेटा बी, मैंने मान लिया इस पे चार्ज माइनस का x, चलेगा। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि y और x होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर समझते हैं, 1 2 3 होल नंबर, नंबर जिसमें होल हो, ऐसा नहीं, होल नंबर यानी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। चल आगे बढ़ जाते हैं। अब आप क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ नहीं करते, बस इधर जो चार्ज है वो इसे, इसका जो चार्ज है वो इसे दे देते हैं ऑन सिंपलीफाइंग या आफ्टर द सिंपलीफिकेशन। इन्हें सिंपलीफाई करके इसके चार्ज को ए के नीचे, इसके चार्ज को बी के नीचे ले आएंगे, और जैसे ही लाएंगे बेटा आपको मिल जाएगा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। जरा बताइए क्या बनेगा, ए में कौन आया, एक्स, बी में कौन आया, वाई। अब ये बताइए कि जो एक्स और वाई आए हैं ये हमेशा क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। तो कहता है एक्स किसके साथ है, ए के साथ, तो ये मोल ऑफ ए कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मोल्स ऑफ ए, यानी ए के कितने मोल्स है, या ये कहलाता है एटम्स ऑफ ए, या इसी को कहते हैं इंडेक्स ऑफ ए। इंडेक्स यानी नंबर के, ए के नंबर कितने, और ये नंबर हमेशा होने चाहिए होल नंबर में। व्हाट इज वाई हियर, इट इज कॉल्ड मोल्स ऑफ बी। ये किसके मोल कहलाते हैं बेटा, बी के मोल्स, या ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी कहलाते हैं। कुछ समझ में आया? एक बात और समझ में आनी चाहिए, यानी हम दुनिया के किसी भी फॉर्मूले में एटम्स का नंबर फ्रैक्शनल में नहीं लेते। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमसे कल ये पूछा जाए क्या ऐसा कोई फॉर्मूला बना सकते हैं CAF.9, नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता। पूछा क्या हम ऐसा कोई फॉर्मूला बना सकते हैं CAF2, यस, क्योंकि कैसा नंबर है, होल नंबर, यानी ये वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। कहते पर सर हमने कहीं पढ़ा है कैसे फॉर्मूले बनते हैं, एक बार जिन्हें इंटरस्टिशियल नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड से भी मिलेंगे, पर हमें जो बनाना है हम उसकी बात करेंगे। हम लोग कभी भी ऐसे फॉर्मूले नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते, एग्जामिनर दे सकता। यानी हम जब फॉर्मूला बनाएंगे तो कभी भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, और ये फॉर्मूला एग्जामिनर दे नहीं रहा है बेटा, ये हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं। और मैंने ये बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करना कब है बेटा, सिंपलीफिकेशन के बाद, यानी आफ्टर द सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन
सिंपलीफिकेशन। अब सर ये सिंपलीफिकेशन क्या चीज होती है, आइए इससे मिलते हैं। अभी वापस ले आऊंगा बेटा, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उसने बोला कि यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम कितना चार्ज होता है, और यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट कितना चार्ज होता है। सहमत है, कोई डाउट तो नहीं। कहते इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप पहले सिंपलीफाई कर लीजिए। काट दिया, कितना हो गया, +1 कितना हो गया, -1 हो गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इधर और 1 इधर, पता क्या फॉर्मूला बना, AlPO4, नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। अब दिमाग में सवाल आया, सर ये बताइए यदि हम गलती से इसे Al3PO4 का होल थ्राइस लिखें तो ये फॉर्मूला गलत है या सही है। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। यानी ये भी एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है, ये भी एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है। फर्क केवल इतना है कि ये फॉर्मूला आफ्टर द सिंपलीफिकेशन है, ये बिफोर द सिंपलीफिकेशन। सही कौन सा, दोनों सही। हम कौन सा लिखेंगे, आफ्टर द सिंपलीफिकेशन। यदि एग्जामिनर आपसे पूछे ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है, यस और नो, आप कहेंगे यस होता है। कहेंगे क्या एल्यूमिनियम फॉस्फेट का ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ध्यान से देखिए, रेशियो सेम है, 1:1। यहां भी देख 3:3 यानी 1:1। इज दैट क्लियर। इसे कहते हैं एम्पेरिकल, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। थोड़ी देर के बाद अपने आप सामने आएंगे, 3 कहां से आए। क्या इतनी बात समझ में आई। मतलब आपने पहले से ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लिया, कोई आसान सा एग्जाम्पल लेके सिखाइए। चल इसको छोड़ देते। अब वो कह रहा है सर फॉर्मूला बताइए क्या होगा, और उसने हमें नाम दिया क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट का। पहले तो ये बताइए क्या आप एल्यूमिनियम जानते हैं, चार्ज जानते हैं, सल्फेट जानते हैं, चार्ज जानते हैं। कोई ऐसा जिसको यही ना पता हो, सल्फेट ये है और एल्यूमिनियम ये, सब जानते हैं ना, पक्का जानते हैं। आपसे कह रहे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बताइए, तो 2 कहां लाइए, यहाँ 3 कहां लाइए, यहाँ सिंपलीफिकेशन की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है, तो सीधे फॉर्मूला बनाइए। तो एल्यूमिनियम पे कितना गया, 2, सल्फेट पे कितना आया, 3, फॉर्मूला बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। बोल बेटा समझ में आया, पक्का कोई डाउट नहीं, सोच ले एक बार। आया है, एक और कर लेते हैं, चलिए इधर जगह खाली पड़ी है, यहीं पे आ जाते हैं। कह रहे बताइए क्या फॉर्मूला होगा, क्या लिखा है, कैल्शियम नाइट्राइड। देख बहुत दिन हो गए, बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी नहीं है। हम लोगों ने जब केमिस्ट्री स्टार्ट की थी शुरू से, तो मैंने आपको एनाइंस की नेमिंग सिखाई थी, याद है। मैंने कहा था किसी एनाइन के नाम के बाद में या तो टोमेटो वाला टी आता है और या डमडम वाला डी आता है, और कुछ नहीं आता इसके अलावा। मैंने कहा था टोमेटो वाला टी जहां भी आएगा वहां टोमेटो, टमाटर जैसी गोल गोल ऑक्सीजन जरूर होगी। देख यहाँ पे गोल गोल टमाटर जैसी ऑक्सीजन है, और जहां डमडम वाला डी आता है वहां टोमेटो का कोई काम नहीं। इसका मतलब वहां टोमेटो जैसी गोल गोल ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, पक्का। खेल तो कैल्शियम का फार्मूला बता, चार्ज बता दे, जो भी ग्रुप नंबर होता था। नाइट्राइड, केवल नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, और कितना चार्ज, -3। ये नाइट्राइड। बस केवल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर ले आओ, 2 इधर ले आओ, फॉर्मूला बन गया क्या, कैल्शियम नाइट्राइड का Ca3N2। कुछ याद आया, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, कैल्शियम
राइट। कहते इसका फॉर्मूला बताइए। ठीक है, चलो बेटा तुम बताओ, तुम आज पहली बार क्लास में आई हो, क्या कैल्शियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला ठीक है? नहीं, तुम्हें ये इसका फॉर्मूला ठीक है या गलत? क्या गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ टोमेटो वाला टी है, तो यहाँ ऑक्सीजन होनी चाहिए। क्या दिख रही है? नहीं, इसका मतलब यहाँ डमडम वाला डी होता, कैल्शियम क्लोराइड, तो ये सही होता। चल बढ़िया बात, अच्छी बात बेटा, बिल्कुल गलत फॉर्मूला है। पर ये तो आप भी मानेंगे ना कि कैल्शियम तो यही है, कैल्शियम तो यही है ना। बताओ क्लोराइड का फॉर्मूला, क्लोराइड का फॉर्मूला ClO3 नहीं, ClO2 माइनस। आपके नोट्स में लिखे हैं ये आइट, एट, आइड के सब फॉर्मूले सिखाए थे मैंने आपको कि कब आइट लगता है, कब एट लगता है, कब पर लगता है, कब हाइपो लगता है। हाँ, बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे बेटा, क्योंकि शुरू में पढ़ाए गए थे ये। शुरू करें तो -1 यहां लाओगे, +2 यहां लाओगे। बताओ क्या फॉर्मूला बना? CaClO2 का होल ट्वाइस। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है। अब एग्जाम वाला तो थोड़ा कठिन पूछता ही, अच्छे से देख ले, किसी भी फॉर्मूले में कोई भी बात समझ में ना आई हो बताइए। तो ये क्या हो गया? चलिए, जब रेडिकल्स गिवन है तो फॉर्मूले कैसे बनते हैं बेटा? ऐसे बनते हैं, आपके सामने एग्जाम पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इतना बनाइए, फिर अपन आगे बढ़ते। अभी मोल का यूज लाते हैं, ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, अभी मोल से निकालना सिखाऊंगा। एनायन में हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, टोमेटो वाला टी जहां नाम में हो, गोल गोल टोमेटो जैसी ऑक्सीजन होनी चाहिए हमेशा। और डमडम वाला डी है तो मैंने आपको सिखाया था कि जनरली ऑक्सीजन एब्सेंट होनी चाहिए। अब वो अलग बात है, वो दे ऑक्साइड दे तो ऑक्सीजन लानी पड़ेगी आप। थोड़ा तेजी से बनाइए बच्चे। देखिए, जिन लोगों के शुरू के लेक्चर छूट गए ना, अभी मंडे से शायद एक नई क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिनके छूटे हुए तो मॉर्निंग में, तो आप लोग छूटा हुआ चाहें तो मॉर्निंग में कवर कर सकते हैं, ये एक आप पे स्लॉट है। अदरवाइज आप जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप शायद कोचिंग के ऐप से जुड़ जाते हैं, और जब ऐप से जुड़ जाते हैं तो पुराने वीडियोस पड़े होंगे आपके पास, आप उन वीडियोस से भी कवर कर सकते हैं। वीडियो से नहीं समझ में आया तो ऐसी कंडीशन में क्लास कर लीजिएगा, वीडियो से समझ में आ जाए तो अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा। क्लास करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि क्लास करनी जरूरी है। यदि वीडियो से समझ में आ जाए तो क्लास मत करिए, काम होना चाहिए अपना। हो गया? चलिए, एक क्वेश्चन तो ये था जो हमारे एग्जाम में आया था। जैसे एक दूसरे क्वेश्चन से मिलते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, इसी से रिलेटेड।
चल बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मूला ऑफ ए मेटल सल्फेट इज MsO4, then formula of metal phosphate will, किसी मेटल के सल्फेट का फॉर्मूला हमें दिया है, इसके फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो देखिए हम करेंगे क्या। जहां तक फॉस्फेट का सवाल है, हमें पता है व्हाट इज फॉस्फेट, PO4 के ऊपर -3। ठीक, यदि हमें किसी तरह से ये पता चल जाए कि जो हमारी मेटल है इस पे प्लस का कितना चार्ज है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और मेटल पे कितना चार्ज है इसे निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखा है, मेटल सल्फेट। अब जरा ये बताओ सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, माइनस का 2, ठीक है, और ये MsO4 मेटल सल्फेट पे कितना चार्ज है, 0, कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब इस -2 को क्या किया गया होगा, न्यूट्रल किया गया होगा, और इसे न्यूट्रल करने के लिए कितना चाहिए, +2। यानी हमें पता चल गया कि हमारी मेटल पे एग्जैक्टली चार्ज कितना है। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा, नहीं आती, फिर से देख लो। चलो, क्या ये पता है कि सल्फेट पे -2 होता है, ये नहीं पता। किसी को ना पता हो तो हाथ उठाए, नहीं उठाओगे भी तो मैं यही बोलूंगा सल्फेट पे -2 होता है। पता? अरे याद करिए, मैंने आपको सिखाया था किसी एनायन पे चार्ज कितना होगा, उसके लिए हम क्या देखते थे, दोनों एलिमेंट के ग्रुप नंबर, यदि वो इवन आते थे तो हमेशा चार्ज -2 होता था, और एक भी ऑड हो जाए तो -1 होता था। नहीं याद है? जैसे वो पूछे बताओ इस पे चार्ज कितना, तो मैं कैसे बताता था, तो नाइट्रोजन का ग्रुप किस ग्रुप का, 5, ऑड या इवन, ऑड तो -1, सल्फर का ग्रुप 6, ऑक्सीजन का 6, दोनों इवन तो -2। याद आ गया? बढ़िया सा तरीका था, बिल्कुल आसान सा बच्चों वाला। चल बता भाई, तो मेटल पे चार्ज कितना आएगा, +2। सर +2 क्यों आएगा, ताकि ये -2 को न्यूट्रल कर सके, तो मैंने मेटल पर +2 लगा दिया। अब आपको फार्मूला पूछ रहा है तो 2 को ले जाओ, 2 को ले जाओ इधर, 3 को ले आओ इधर, फॉर्मूला बन गया बेटा M3PO4 का होल ट्वाइस। पहला तरीका समझ में आया। अच्छा, दूसरा इससे भी आसान तरीका होता है, यदि आपको कभी चार्ज निकालना हो मेटल पर उसके लिए वही चीज चाहिए जिसकी कमी, दिमाग। वो ये कि ऐसे कौन से सल्फेट के फॉर्मूले हैं जिनमें एक SO4 आता है, मतलब मेटल सल्फेट, मेटल भी एक सल्फेट भी एक, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, FeSO4, ऐसी फॉर्मूले ना। सोडियम तो आएगा नहीं, एल्यूमिनियम आएगा नहीं, तो जो भी यहाँ पर आएगा FeSO4, CaSO4, वो कोई भी मान ले, तो Ca मान ले, तो Ca पर चार्ज, फॉस्फेट पे चार्ज -3, फॉर्मूला Ca3PO4 का होल्डर, या तो ऐसे कर लो। ये दिमाग का काम है, इसके लिए केमिस्ट्री ढेर सारी आनी चाहिए, और ये हमने देख के बताया। यहाँ क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, जल्दी से हाथ उठाओ। एक मेटल सल्फेट का फॉर्मूला दिया था, मेटल फॉस्फेट का पूछा था, मैंने मेटल सल्फेट की मदद से किसका फॉर्मूला बताया, मेटल फॉस्फेट का। इंपॉर्टेंट चीज जो हमने निकाली वो क्या निकाली बेटा, इस मेटल पर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। क्लियर है क्वेश्चन? बस यही 2 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस फॉर्मूले से, जो आपने पढ़ा, और कुछ भी फ्रेम नहीं होता। आगे बढ़ जाते, बनाना सर, बनाना। घर जाके सॉल्व पेपर लगाया करें, सब क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा, सब उसी के होते हैं। उसमें थोड़ा डाटा बदलता हूँ, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए तो उसमें मेटल फॉस्फेट का फॉर्मूला MPO4 दिया था और मेटल सल्फेट का पूछा था, मैंने उसका उल्टा कर दिया, मेटल सल्फेट दे दिया, मेटल फॉस्फेट पूछ लिया, बस इतना सा चेंज किया।
हटा दो, बहुत ही धीरे लिखते हो भाई। एक तो तुम्हारी फिजिक्स की क्लास 5:15 पे छूटती है, 10 मिनट का ब्रेक भी चाहिए होता है। 5:30 पे क्लास शुरू होती है, 7 बजे घंटी बज जाएगी भी। तुमको आप भी पढ़ा दिया करिए 15 मिनट एक्स्ट्रा। घंटी बजने के बाद बेटा पढ़ाना ठीक नहीं होता। चल आगे बढ़े, दूसरे पे। तो सबसे पहला आपने क्या लिखा था? When radicals are given, जब आपको आयंस दिए गए थे और आपसे कहा गया था फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बताइए, आपने बताया। दूसरे पर आ जाओ, कहते हैं when either moles or mass or percentage by weight of टू और मोर एटम्स या एलिमेंट लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। टू और मोर एटम्स या एलिमेंट्स, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा, आर गिवन, यदि ये गिवन। और तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो आप कैसे करते हैं? चलिए बेटा, क्या करना है जरा अपना प्रोसीजर समझिए। सबसे पहले आपको दिया गया है या तो एलिमेंट का मास, या दिया गया है एलिमेंट का परसेंटेज, या दिया गया होगा मोल। थोड़ी देर के लिए मोल को छोड़ देते। यदि आपको मास दिया है या दिया है परसेंटेज, तो क्या आप इन्हें लिख सकते हैं? लिखने के बाद सबसे पहला काम, आप इन्हें डिवाइड कर दीजिए बाय एटॉमिक वेट ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, जो भी आपको दिए गए हैं उनके एटॉमिक वेट। जैसे आप डिवाइड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा पता है? क्या मिल गए? मोल्स। और ये मोल हमेशा आने चाहिए होल नंबर्स में, जो कई बार नहीं आएंगे। और जब नहीं आएंगे तो आप देन फिर आप इनका निकालेंगे मोल रेशियो। क्या निकालेंगे? मोल रेशियो। और जो रेशियो जिसके लिए निकले उसे दे के खत्म करेंगे। कुछ ऐसे कि सपोज करिए कि आपके पास एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी, ठीक? आपको सपोज करिए कि इसके क्या दिए गए हैं? मास। क्या दिए गए हैं? मास दिए गए। बोल क्या मानेगा मास? ए और बी मान लो। किसमें मान ले? ग्राम ग्राम। हो गया? क्या करेंगे इन मास को? डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे किससे? एटॉमिक वेट से। जैसे ही आप एटॉमिक वेट से भाग देंगे आपको क्या मिल जाएंगे? मोल्स। मान ले इसके कुछ भी मोल्स मान ले कि इसके मोल कितने आए? पी। इसके मोल कितने आए? क्यू। ये क्या है अब? मोल्स। आ गए? अरे आ गए? अब आगे बढ़ जा तीसरे स्टेप। ये सब देखने में बड़ा लग रहा है छोटा सा। अब आप क्या निकालेंगे? एमआर, यानी मोल रेशियो। रेशियो निकालना आता है? आता है? सपोज इसका रेशियो आया x:2y, तो ये जो x और y होने चाहिए, ये हमेशा याद रखिए क्या होने चाहिए? होल नंबर्स। अब मुझे पता है किसी ने हाथ उठाया नहीं, किसी ने पूछा नहीं, चुपचाप बैठे रहोगे, पर आधे लोगों को पता नहीं ये होता क्या है मोल रेशियो। मैंने बोला आया, किसी ने कुछ नहीं कहा। पता है क्या है मोल रेशियो? ये कि a लिखिए डिवाइडेड बाय b। बता a के मोल कितने? p। x नहीं भाई, p। उसके मोल कितने? q। जब इस p q को सिंपलीफाई किया तो वैल्यू कितनी आई? x/y। तो x किसके मोल? a के। y किसके मोल? b के। तो फॉर्मूला बराबर a के मोल a को, b के मोल b को। पर कहां से दोगे? रेशियो से। और फॉर्मूला क्या बन गया बता दे? ax by। काम खत्म। यह है आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना है क्वेश्चन को करते समय। अब हमें पहले ही लग रहा है सर इतना बड़ा प्रोसीजर है, क्वेश्चन करने में कुछ समय लगेगा। हाँ, क्वेश्चन करने में बेटा आपको लगभग 45 सेकंड लगने चाहिए।
1 मिनट लगा लो, इससे ज्यादा और इससे ज्यादा लगेगा भी नहीं। ये मैंने दिखाया है इसलिए आपको बड़ा लगा। तो फिर समझिए क्या काम करना है। आपको क्या दिया होगा, मास, या क्या दिया होगा, परसेंटेज। आप क्या निकालेंगे, मोल। मोल के बाद और जिसका जो मोल रेशियो आया वो उस एलिमेंट को देके फार्मूला बना दे। इतना काम करना है बस, ठीक। यदि हम किसी तरह से डायरेक्ट मोल रेशियो निकाल लें सीधे सीधे इसे, तो बीच का सारा काम गायब हो जाएगा। वो मैं भी सिखाता हूँ। एक बार प्रोसीजर बनाइए, एक क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको इसके शॉर्टकट्स बताता हूँ। क्वेश्चन बुकलेट का ही कराऊंगा बेटा मैं तो। चल बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें तो। क्वेश्चन नंबर 142 है, क्वेश्चन नंबर 143 है, 145 है, चल दो एक क्वेश्चन कर ले, आगे बढ़ते हैं। इसको ये खोल दोगे तो थोड़ी सी हवा आएगी जाएगी। इसे बंद क्यों किया, ठंडी हवा आ रही थी। खोल दो, थोड़ा वेंटिलेशन होगा। गर्मी नहीं लग रही तुम लोग को? एसी चलाने का समय नहीं है बेटा, चलाएंगे भी नहीं, तो खोल दो, थोड़ा वेंटिलेशन ठीक हो जाए। हाँ पूरा खोल दो, कोई बात नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता। यदि आपके पास बुकलेट है तो क्वेश्चन नंबर 142 देखिए। शुरू करें? अरे कोई बात नहीं, बस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन एक हो गया, ये कहता है a gas is found to contain 2.34 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 5.34 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी दो एलिमेंट है, कौन कौन से, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितना है बेटा, 2.34 ग्राम, 2.34 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है, 5.34 ग्राम। ये आपको दिया है, पूछा क्या है, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, कंपाउंड का फार्मूला क्या। तो ध्यान से देख, तुम्हें क्या दिया है, मास दिए हैं ग्राम में। पहले क्या निकालोगे, मोल्स। कैसे, एटॉमिक मास से डिवाइड करके। तो कैसे करेगा बता भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट तो डिवाइड करेंगे 14 से, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट डिवाइड करेंगे 16 से। देख ले कहीं किसी को कोई डाउट इतने में हो। समझ में आया पक्का? डिवाइड करना आता है क्या? अरे डिवाइड करना आता है, बोल कितना है, 14 वन जा 14, 23 से 14 घटा दे 9, अप्रोक्सीमेट 1.7 नहीं 0.17 में थोड़ी गलती हो गई, मैंने पॉइंट बाद में लगा दिया, क्षमा प्रार्थी हो भैया। कितना आया, 0.17 अप्रोक्सीमेट, सही है। अरे भाग दिया है, आता है ना 16 से। देखो ऐसे समझ अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कैसे भगाते हैं, मतलब भाग देते हैं। तो 53.4 हो गया, दशमलव लगा दिया, हो गया। अब बता, 16 इंटू 3 48, 53 से 48 कम कर, कितना, 5, 5 और 4 54, तो 16 किया फिर 48, लगभग 0.33 आया। अरे आया, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। पता ऊपर किसे लिखेगा, नाइट्रोजन को, नीचे किसे लिखेगा, ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन बोल 0.17, इसे बोल 0.33, दशमलव से दशमलव काट दे, 17 से इसे काट दो तो 1/2, 17 दूनी 33। अरे बोल हाँ या ना,
अपना कैलकुलेशन फुल टास्क होना चाहिए, मान लिया। तो n कितना 1, o कितना फॉर्मूला, क्वेश्चन खत्म। बेटा बुकलेट तुम्हारे पास है, आंसर पीछे से देख लो। 142 क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हम NO2 मानेंगे, कौन सा है, चौथा सही है बस। 142 का चौथा होना चाहिए, नहीं होगा तो हम कर देंगे। किसे समझ में नहीं आया हाथ उठा लो ना। आया अबे आधी क्लास में तो तुम आके बैठे हो। ये जो ऊपर लिखा है समझ में आया था? अजीब है, अब मेरे देखा उनसे बात कर रहा है। ये जो ऊपर लिखा समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? वो अभी आया है थोड़ी देर पहले, उसके ऊपर का पढ़ा नहीं बेचारा। चल छोड़, कोई बात नहीं, आगे बढ़, पूरा दोबारा पढ़ेगा। और किसी को समझ में कोई दिक्कत हो बता भाई। पक्का समझ में आया है? कुछ लोग छाप रहे हो क्या? छापो छापो। क्वेश्चन नंबर बुकलेट से देख लिया करिए, 142 शायद, 142 सही है। चल 143 भी कर ले, टाइम कटेगा, एक और कर ले फिर आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहे हैं? कह रहे कंपाउंड है, कितने ग्राम है, 2.2 ग्राम फास्फोरस का कंपाउंड। कह रहे 2.2 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर, फास्फोरस एंड सल्फर का कंपाउंड, सल्फर भी लिख दे, फास्फोरस एंड सल्फर का कोई कंपाउंड है। अब कह रहे इस कंपाउंड में हैज 1.24 ग्राम ऑफ फास्फोरस, इसमें 1.24 ग्राम क्या है, फास्फोरस। तो कह रहे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा। बाकी मत पढ़ो, लिखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो कुछ मत देखो, फॉर्मूला बताओ। तो ये बताओ यदि 2.2 ग्राम में 1.24 ग्राम फास्फोरस है तो क्या आप सल्फर निकाल लोगे? कितनी? बोल भाई कितनी है? 0.96 ग्राम। पहले तो ये बता दे, ये किसे समझ में नहीं आया जो लिखा है, ये इसको समझ में नहीं आया। चल बेटा सोच के देख, तुम्हारी जेब में थोड़े टमाटर थोड़े प्याज, सही है, और सब मिला के 4 चलेगा? 2.5 टमाटर 1.5 प्याज, 4 हो गए, सही है ना? अरे क्या फर्क पड़ रहा है 2.5 और 1.5 में? मान ले टमाटर काट के लाए थे हम, 2.5 टमाटर 1.5 प्याज, 2.5 टमाटर फूट गए, कितने में? 4 में। प्याज कितनी बची? यही तो क्वेश्चन है। 2.2 ग्राम पूरा कंपाउंड है जिसमें 1.24 ग्राम फास्फोरस है, तो इसमें 1.24 घटा दे, फास्फोरस माइनस हो गया, बचा कौन? समझ में आया? पक्का? तो इसका मतलब ये फास्फोरस का वेट, ये सल्फर का वेट। अब क्या करेगा ये बता, अब बता क्या करेगा? ये अपने आप आता है ये। चिल्लाओ नहीं बेटा, मैंने एक बार क्लास में समझाया तो तब भी समझ में नहीं आया तुम्हें। चल अब रहने दे, कुछ नहीं आना, जितना आना था क्या बात है। चला जा। तो अपने को क्या फास्फोरस का वेट मिल गया, सल्फर का वेट मिल गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। फास्फोरस का कितना है बता? 1.24, इसका कितना है? 0.96। किससे डिवाइड करेंगे? 31 से। इसका एटॉमिक वेट किससे डिवाइड करेंगे? 32 से। इसे सॉल्व करें, ये आएगा 0.04। इसे सॉल्व करें, ये आएगा 0.03। सर ये कैसे आएगा? तो डिवाइड करके देख ले, आ जाएगा। आ गया? तो बता, ऊपर लिखा P, नीचे लिखा S बराबर, ऊपर लिखा 0.04, नीचे लिखा 0.03, दशमलव उड़ा दे, 4/3। तो P कितना आया? 4, S कितना आया? 3, फॉर्मूला P4S3। काम जो भी आंसर, तो 2 ही क्वेश्चन काफी। समझ में आया? कुछ नहीं करते। अच्छा मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, यदि समझदार हो तो ये काम करना, ये जो दशमलव है ना, इन्हें इक्वल अमाउंट में उड़ा देना। इक्वल अमाउंट मतलब यहाँ दशमलव के कितने प्लेस हैं? 2, यहाँ भी कितने हैं? 2।
दशमलव गायब कर दो, ऊपर वाला हो गया 124, नीचे वाला हो गया 96। सर ऐसे उड़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल उड़ा सकते हैं। अरे हम लोग अच्छे अच्छे को उड़ा देते हैं, ये तो दशमलव ही है। इसको डिवाइड करेगा 31 से, देख 4 आएगा। इसे डिवाइड करेगा 32 से, देख 3 आएगा। सीधा रेशियो 4/3 आ गया। ये बिल्कुल कर सकते हैं, पूरी छूट है आपको इसकी, कोई मनाही नहीं। यही तो आएगा, इसको डिवाइड करने पे भी तो यही हुआ है भाई। क्या हो गया? फिर से बोलो। बाद में? हाँ पहले से ही कैंसिल कर दिया भाई, एक ही बात है। मैं इसको बाद में कैंसिल करूं, मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया दशमलव, पहले से हटा दी। समझ में आया? आगे बढ़े। अच्छा कुछ लोग सोचते क्वेश्चन, अरे कोई बात नहीं, कुछ लोग सोचते क्वेश्चन छाप लें, पता नहीं घर जाके हम इसे कर पाएंगे या नहीं। कॉन्फिडेंस रखिए, कभी नहीं आता है तो क्लास में खड़े हो जाइए अगली, सर वो जो क्वेश्चन लास्ट में आपने ये नंबर का बताया था दोबारा बताइए, आई विल डिस्कस फर्दर। 1 मिनट मुश्किल से लगता है, क्योंकि मैं एक बार करा चुका हूं, तो 1 ही मिनट में अगली बार करा दूंगा। चला जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम सीखते हैं। समझ में नहीं आया? 140 मतलब फिर से क्वेश्चन किया जाए, पूरा खत्म हो गया बच्चे, तुम्हें तब कहा। देख क्वेश्चन था 2.2 ग्राम ऐसा कंपाउंड है जिसमें फास्फोरस और सल्फर है बस। अब वो कह रहा है कि इसमें फास्फोरस कितना है, 1.24 ग्राम, तो सल्फर कितना होगा, इसमें से घटा दो। इतना समझ में आया था? अब देख बेटा करना क्या, मैंने ये बोला कि तुम क्या करो, ये जो दशमलव है इसे यहां से हटा दो और इसे यहां से हटा दो। हटा सकते हैं ना, क्योंकि 2 प्लेस उधर थे 2 उधर, तो ये ग्राम आ गए। अब ये बताइए कि अपन किससे डिवाइड करते हैं, एटॉमिक वेट फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16, सॉरी सल्फर नहीं, अरे कोई बात नहीं, मैं गलती से ओ समझ गया यहाँ पे। हाँ सल्फर है 32, ठीक है। अब बता कितना है ये 4, ये कितना आया 3। सही बेटा, खत्म हो गया। तो P अपॉन S, P कितना 4, S कितना 3, तो 4 किसके पास, P के, 3 किसके पास, S के, फॉर्मूला P4। इतना बड़ा क्वेश्चन, अब ठीक है, हटा दो, पक्का हटा दो, चलिए। अब मैं आपको सिखाता हूं कुछ ज्ञान की बातें, क्वेश्चन डायरेक्ट करने के क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक। आइए हम लोग मल्टीपल टिप्स लेते हैं, नहीं एक क्वेश्चन को करने के 2 तरीके 3 तरीके, जो आपको पसंद हो आप उसे फॉलो करिए। पर एक बात याद रखना, तरीके जितने चाहो उतने सीखो, जब अपने क्वेश्चन लगाओ तो किसी एक ट्रिक को जो सबसे इजीएस्ट लगे उसे फॉलो करिए हमेशा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टिप में पहले नंबर पे है, क्या कह रहा है, कहता है व्हेन इक्वल अमाउंट, और ये इक्वल अमाउंट हो सकता है क्या, उसका मास हो सकता है या उसका परसेंटेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोल तो निकालना ही है अपने को। कहते हैं व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ 2 और मोर, मैं 2 से ही काम चला लूं, 2 एलिमेंट्स आर गिवन, यदि किसी क्वेश्चन में 2 एलिमेंट उनके इक्वल अमाउंट है, 1-1 ग्राम है, 10-10 ग्राम है, 100-100 ग्राम है, 50-50 ग्राम है, 50-50% है, कुछ भी दिया है पर इक्वल अमाउंट होना चाहिए, कहते इक्वल अमाउंट्स आर गिवन, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन आप कुछ मत करिए, आप डायरेक्ट लिखिए उनका मोल रेशियो, डायरेक्ट बगैर सॉल्व किए। कैसे, देन देयर मोल रेशियो विल बी रिवर्स ऑफ, रिवर्स यानी उल्टा, देयर एटॉमिक वेट रेशियो।
हमेशा उनका मोल रेशियो उनके एटॉमिक वेट रेशियो का क्या होगा, रिवर्स। बस यही तो चाहिए था, मोल रेशियो निकल आया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर? आइए करने के लिए क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन आपकी बुकलेट में है, पर पहले मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर बुकलेट के करते हैं। क्या कह रहे सुनिएगा। इन एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर 50% of oxygen is present, then formula of oxide is। पहला क्वेश्चन, टिक मत देखिए, थोड़ी देर के बाद देखेंगे अपन। वापस लाते हो, बस एक ही क्वेश्चन के बाद वापस ले आऊंगा। बताओ एलिमेंट कौन कौन सा है? एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। मैं कुछ नहीं लिख रहा, ये बता ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो सल्फर कितना होगा? बराबर है? अरे बराबर है, तो कुछ मत लिखिए, क्या लिखने की जरूरत है? सीधे बताइए सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है? कहां लिखा है एटॉमिक वेट? पता है कितना होता है? 32। ये लिखा था। ऑक्सीजन का कितना होता है? ये लिखा ना। रेशियो बता। 2:2 सही है। इसका क्या कर दे? रिवर्स। क्या हो गया? तो जरा बता ये क्या है? AWR एटॉमिक वेट रेशियो। नीचे क्या है? उसका रिवर्स क्या? मोल रेशियो। क्वेश्चन खत्म। सल्फर के मोल सल्फर के पास, ऑक्सीजन के मोल ऑक्सीजन के पास, आंसर है सूत्र। अब वापस चल, क्या कह रहा है? इक्वल परसेंट दिया है, तो उनका मोल रेशियो क्या होगा? उनका मोल रेशियो रिवर्स ऑफ देयर एटॉमिक वेट रेशियो होगा। होगा? तो दोनों का बराबर परसेंटेज था, तो इनका मोल रेशियो क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट रेशियो का उल्टा। एटॉमिक वेट रेशियो क्या है? 2:1, तो मोल रेशियो 1:2। सल्फर के मोल 1, ऑक्सीजन के मोल, सल्फर का मोल 1, ऑक्सीजन के मोल 2। फॉर्मूला हो गया कंपाउंड का SO। देख ले भाई, किसी को डाउट हो? पीछे दिखाई पड़ रहा है? सर क्या इस क्वेश्चन को करने का और कोई ऑप्शनल मेथड हो सकता था? इसके अलावा कोई दूसरा तरीका? हाँ, दूसरा तरीका और हो सकता था, उससे भी मिल रहे, फिर क्वेश्चन बुकलेट से करा। मतलब सर आपने यहाँ पे परसेंटेज तो इस्तेमाल ही नहीं किए, तो करने कहाँ थे? मैंने तो पहले ही बोला कि मोल रेशियो डायरेक्ट आ गया, रिवर्स ऑफ एटॉमिक वेट रेशियो। एटॉमिक वेट इस्तेमाल करिए, उसका उल्टा कर दीजिए, मोल रेशियो आ गया। पर मान लो तुम्हारा मन ना माने, कल तुम कहो नहीं हम सर अच्छे बच्चे हैं, हम ये फालतू के क्वेश्चन ऐसे नहीं लगाना चाहते, हम इसे ठीक से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे करें? चलिए ट्रिक नंबर 2 पे चलते, जल्दी बना ले। मुझे इससे आसान कोई तरीका नहीं लगता, कुछ करना ही नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये लिखा है, ये मैंने एलिमेंट लिखे और ये आंसर लिखा है। ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। दूसरा इससे थोड़ा सा ही बड़ा है, ज्यादा नहीं। हटा दो बच्चा, बहुत स्लो हो यार तुम लोग, जल्दी जल्दी करो भाई। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, और याद करिए मैं आपको सिखा चुका हूं। टेक द वेट या मास,
इक्वल्स टू कितना लेना होता था? कितना लेना होता था? इक्वल्स टू द मैक्सिमम एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट्स। ये दूसरा तरीका है। देख भाई, क्वेश्चन वही है, पता कौन कौन से एलिमेंट है? अरे बोल, सल्फर और ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना, इसका एटॉमिक वेट कितना है? 32। इसका कितना है? 16। इसमें मैक्सिमम कौन है? 32। तो इसे कितने ग्राम ले लें? 32 ग्राम। मैक्सिमम के बराबर लेना है, तो इसे कितना लोगे? 16 नहीं बे, 32। दोनों बराबर है ना, 50-50%। जितना इसे लोगे उतना ही इसे लोगे। समझ में आया? तो दोनों का वेट किसके बराबर लेना होगा? मैक्सिमम एटॉमिक वेट के बराबर, जिसका मैक्सिमम। देखिए, अभी सॉल्व मत करिए, केवल देखिए क्या वेट आ गए। देखते रहे ना, डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई 16, क्या मोल आ गए? तो मोल रेशियो कितना आया? 1:2। सल्फर के मोल सल्फर को, ऑक्सीजन के मोल ऑक्सीजन को, तो S1O2 आंसर है। क्या हो बेटा, क्या बोल रही है? क्या समझ में आया? पक्का? फिर समझिए मैंने क्या लिखा। दूसरा है कि टेक द वेट इक्वल्स टू मैक्सिमम एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट। जो वेट लीजिए वो किसके बराबर लीजिए? जो मैक्सिमम एटॉमिक मास या वेट हो उसके बराबर। तो मैंने इसको 32 लिया, इसको भी कितना लूंगा? 32। ये वेट आ गया, एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, मोल आ गए, और यहाँ डायरेक्ट मोल रेशियो आ गया 1:2। या डायरेक्ट मोल रेशियो आएगा 1:2, और उठा के आपने जिसके जो मोल थे उसके सामने रख। चल क्वेश्चन करेंगे अब अपनी बुकलेट से। चला जा बेटा, क्वेश्चन नंबर 137। आंसर बताना है, सॉल्व नहीं करना, बस देखिए आंसर बताइए। जब नहीं बता पाएंगे तो मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व थोड़ी करना है इसे। तो बता, एटॉमिक वेट x का 10 है, y का 20 है, रेशियो क्या हो गया? 1:2। उल्टा कर दे, 2:1, तो फॉर्मूला x2y। दूसरा आंसर। अरे आया? सेम क्वेश्चन देखो, 141 है, बस एटॉमिक मास बदल गए। सही है ना? तो आपकी एटॉमिक मास का रेशियो क्या है? 20-10 यानी 2:1। एटॉमिक, अरे बोल, एटॉमिक मास रेशियो 2:1। मोल रेशियो पलट दे, 1:2, तो फॉर्मूला XY। समझ में नहीं आ रहा लगता है? क्या आ रहा है? पक्का? चला जा, क्वेश्चन को ठीक से करते हैं। आधे लोग सोच रहे हैं खुद ही पढ़ रहा है, खुद ही कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बच्चे बुकलेट है ना सबके पास? किसी के पास ना हो तो हाथ उठा, मंगवा के देता हूं। हाथ उठा। क्यों नहीं है बेटा? कहाँ है? कहाँ है? घर पे? क्या बात है, घर पे क्या कर रही है? मतलब तुम यहाँ, बुकलेट घर पे? कमाल के लोग। जब तुम आया करो तो बुकलेट साथ लाया करो, ये तुम्हारी है बेटा, नाम जरूर मेरा लिखा है। चला जा, बुकलेट लाया करो। अकेली बैठी, किसी के साथ बैठो, पीछे वाले के पास बैठ जाओ। उस पे तो है कि तुम पे? उस पे भी नहीं है, उस पे भी नहीं है। मुबारक। चला क्वेश्चन कर। तुम लोगों को देख के तो ये लगता है, सही बताऊं, कि तुम लोग यहाँ पता नहीं क्यों आते हो। तुम्हें जाना चाहिए सीधे मेडिकल कॉलेज। जाओ सीधा JSM पहुंचो, प्रिंसिपल के रूम में जाओ, कह मेरा ये नाम है, हमें डॉक्टर बनना है। तो अरे मेडिकल कॉलेज है, यहीं पढ़ाइए, हम डॉक्टर बनेंगे सीधे, डायरेक्ट MBBS। बुकलेट तक नहीं जाते हैं, और कितने खुश हैं देखो, बकलोल कहीं के। चला जाओ, तो मेरा चश्मा खराब हो गया है। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, उसमें एक एलिमेंट X है, एक एलिमेंट Y है, और कह रहा है कि 50% है कौन? X, तो 85% हो गया Y। इसका एटॉमिक वेट दे रहा है 10, इसका एटॉमिक वेट दे रहा है 20। तो बता बेटा रेशियो
1:2, तो एटॉमिक वेट रेशियो 2:1, 2 गया x के पास, 1 गया y के पास, फॉर्मूला x2y, क्वेश्चन खत्म। अभी समझ में आया? किसी को ना आया तो हाथ उठा। नहीं डरो नहीं, हाथ उठाया करो बेटा, हाथ उठाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ना समझ में आए तो अब ये नहीं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उठाया था हमने। आ गया? अच्छा सेम क्वेश्चन ही तुम्हें लगेगा, क्वेश्चन नंबर है 141। सेकेंड स्टेप, ये क्या लिखे हैं? एटॉमिक वेट। अच्छा सेकेंड वाले मेथड से, चलिए कहते हैं सेकेंड मेथड से बताइए, बगल में ही कर देते हैं आज। तो ये रहा x, ये रहा y। अब ये बता, इसका एटॉमिक वेट 10 है, इसका 20 है, तो ज्यादा कितना? तो इसको भी लिखेंगे अपन 20 ग्राम, इसे भी लिखेंगे अपन 20 ग्राम। अरे बोल एक, अब बोल क्वेश्चन नंबर 137। 141 इसके बाद बोला मैंने, उसमें वैल्यू बदल गई। 137। अरे बोल ठीक है। अब बता इसका एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट, इसके मोल डायरेक्ट x2, ठीक है? मेरे ख्याल से 141 कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ 20 हो गया, वहां 10 हो गया। अरे बोल बेटा समझ में आया है? पक्का कोई डाउट नहीं? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे। चल हटा। आगे बढ़, टिप नंबर 2 पे आते, ध्यान से सुनना। यदि दो एलिमेंट का अमाउंट का रेशियो और उनके एटॉमिक वेट का रेशियो सेम आ जाए, जो कि अक्सर क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में मोल रेशियो मत निकालिए, कुछ भी मत निकालिए, मुस्कुराइए, आंसर लगाइए, कुछ करना ही नहीं है आपको। हमेशा मोल रेशियो 1:1 होता है। समझाता, कहते हैं व्हेन एटॉमिक वेट रेशियो, ध्यान से सुनना, एंड अमाउंट रेशियो। अब अमाउंट रेशियो का मतलब क्या हुआ? चाहे वो वेट का रेशियो हो और चाहे वो परसेंटेज, कुछ भी हो, अमाउंट रेशियो आर सेम, देन MR यानी मोल रेशियो हमेशा एलिमेंट का क्या होगा? 1:1। यानी जो भी एलिमेंट है दोनों के एक एक एटम लोगे, यदि A और B है तो फॉर्मूला AB, X और Y है तो फॉर्मूला XY, क्वेश्चन खत्म। जैसे उसने बोला 25% ऑफ A, एटॉमिक वेट दे रहा है 5, एंड 75% ऑफ B, एटॉमिक वेट दे रहा है 15, आर कंबाइंड टू गिव्स ए कंपाउंड। कह रहे बताइए फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल। देखिए कैलकुलेट करना कोई बड़ा काम नहीं है, और आप ये बताइए ये कितना परसेंट है? 25। ये कितना रेशियो बोल? 25 × 3 75, 1:3। ये कितना है? 5। ये कितना है? 15। 5 3 15, 1:3, फॉर्मूला AB, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि मोल रेशियो 1:1, 1:1 मतलब एक A और एक B, खत्म। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, या आपने किस तरीके से क्वेश्चन करके दिखाया? कुछ नहीं झिला। अरे इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें झिलता क्या? मैंने बोला कि मोल रेशियो 1:1 होता है, आंसर लगाइए बस आप। पर हुआ कैसे? चल भाई सीखते कैसे हुआ।
आ जाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है बेटा, आप अच्छे बच्चे हैं। बहुत से बच्चों को लगता है हम ऐसे थोड़ी रटेंगे जैसे आपने बताया, हम सॉल्व करेंगे। ये कौन है? ए। ये कौन है? बी। ठीक है, ए कितना परसेंट, बी कितना परसेंट, यानी यदि ये 25 ग्राम होगा तो ये 75 ग्राम होगा। अमाउंट आ गए। इसका एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट, मोल बता कितने आए, इसके मोल बता कितने आए, मोल रेशियो निकाल रहा हूं, ए अपॉन बी, मोल बता 5/1:1, तो A1 B1 फॉर्मूला ए बी। अब तुम सवाल पूछो क्या सर हम इसका फॉर्मूला A5 B5 लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, ये भी गलत नहीं है। एक ही फार्मूला तो ए बी लिखूं या A5 B5 लिखूं, कोई फर्क नहीं होता है, ये सेम चीजें होती हैं, बस इसे कहते हैं एम्पिरिकल, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर, बस इतना फर्क है। अब ये एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर का नाटक अभी भी चल रहा है सर, ये आपने सिखाया नहीं, अभी सिखाता है। क्या समझ में आया? और इसकी जरूरत थी नहीं जो मैंने बाद में किया बेटा, तभी मैंने ऊपर ट्रिक लिखी है कि आप इसे लिखिए, देखिए कि आपको ऐसा दिया है, यदि दिया है डायरेक्ट अप्लाई करिए एंड टेक योर आंसर, अपना आंसर लगाइए, सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हटा दो। चलिए बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड में तीसरे पॉइंट की। हमारे पास कंपाउंड के कई तरीके के फॉर्मूले हो सकते हैं। पहला फार्मूला जिसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा फार्मूला जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। पर यदि आपको याद हो तो इसके अलावा आपने और फार्मूले शायद सीखे हों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जनरल फार्मूला सीखा है, जैसे अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2O, या जनरल रिप्रेजेंटेशन ROH, ऐसे करके, ये भी फॉर्मूले हैं बेटा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, एम्पिरिकल फार्मूले से। कौन सा फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए क्या होता है, इसे तो अपन बाद में देखें, ये है क्या ये हम बाद में देखें। तुम पहचानोगे कैसे कि जो फॉर्मूला दिया है वो एम्पिरिकल है या नहीं, पहले ये सीख। कहते हैं हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, पर ये याद है कि मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती, तो मैं हिंदी को लिख रहा हूं इंग्लिश में, ठीक है। अरे खूब व्हाट्सएप चलाते हो, क्या लिखा है वो, सही है। छोटे से छोटा, छोटे से छोटा यानी अबे सबसे छोटा, वो छोटे से छोटा या सबसे छोटा फॉर्मूला जिसमें से आप कुछ भी, आप नहीं लिख रहा, कुछ भी कॉमन ना लिया जा सके, आप हिंदी में लिख सकते हैं, एक्चुअली मुझे हिंदी बेटा लिखनी नहीं आती, उसे कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ये पहचानने का तरीका है, ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन तो होती है कि वो फार्मूला जिसमें एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन देयर सिंपलेस्ट रेशियो, पर वो थोड़ा कठिन लगता है ना देखने में, ये आसान दिखता है। वो छोटे से छोटा फार्मूला जिसमें से कुछ भी कॉमन ना लिया जा सकता हो, उसे कहते हैं एम्पिरिकल। फॉर एग्जाम्पल जरा समझना, उसने बोला कि हमें एक फार्मूला दिया गया है C2H2, बताइए क्या ये एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है? नहीं, क्योंकि आप इसमें से दो कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना दो कॉमन, यदि दो कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, CH, इसलिए ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। फिर से देखते, CH2O कुछ कॉमन ले सकते हो? अरे बोल, नहीं, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है। अरे कुछ समझ में आया? पक्का? अब देखना फिर से, वो कह रहा है कि C3H6
ये एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो। CH2 कुछ कॉमन नहीं ले सकते, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। CH5N ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, सही। एसिटिक एसिड C2H4O2 CH3COOH ये नहीं है, इससे 2 कॉमन ले सकते। कुछ आया समझ में? यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, वो फॉर्मूला जिससे आप कुछ भी कॉमन ना ले पाए वो एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है, और जिससे आप कुछ कॉमन ले लें वो एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं होता। वो क्या होता है? या तो उस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला या उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे ये किसका फॉर्मूला है? एसिड का। क्या फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिड या जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड। देख भाई लिख के दिखाता, CH3COOH वही लिखा है। कितने कार्बन? 1 2। कितने हाइड्रोजन? 3 और 1 4। कितने ऑक्सीजन? तो समझ में आया? पक्का? चल एक बात और समझ लेते हैं कि इतना समझ में आया। क्या आप जानते हैं ये फॉर्मूला किस कंपाउंड का है? ग्लूकोज का। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि एम्पिरिकल? मॉलिक्यूलर। कौन सा ये? MF। ये बता, इससे कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? यस। क्या कॉमन ले सकते हैं? यदि 6 कॉमन ले लिया तो? अब इससे कुछ कॉमन ले सकते हो? ये क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। किसका? अरे बोल, समझ में आया क्या? पक्का? कोई डाउट नहीं? एक बार फिर सोच ले। बोल भाई, बोल क्या पूछना? देख रहे कुछ पूछना? तो ऐसे फॉर्मूले जिससे आप कुछ भी कॉमन ना ले पाए वो कहलाता है एम्पिरिकल, और जिससे कॉमन ले लें वो कहलाता है जनरल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सर जनरल और मॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है अपन बाद में देखेंगे, पहले मैं मॉलिक्यूलर सिखा दूं, इसके बाद हटाऊं। बस ये लिख ले जो ऊपर वाला लिखा है, ये इसलिए लिख ले ताकि पहचान पाए एम्पिरिकल फॉर्मूला। याद करिए, क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा कॉमन सा आता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन 38% है, हाइड्रोजन 6% है, नाइट्रोजन 45% है, उसकी वेपर डेंसिटी 90 है। बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या? उन क्वेश्चंस के लिए ही सिखा रहा हूँ। हालांकि ऑर्गेनिक का पोर्शन है, गौरव सर भी आपको कभी ना कभी पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शायद शुरुआत का कुछ पढ़ाया नहीं है। वो एस्टिमेशन, ये सब चीजें, वो ड्यूमास मेथड, जेंडाल प्रोसेस, वो सब जो आप पढ़ते हैं उन्हीं का पोर्शन है। लेकिन क्योंकि ये मोल में भी इस्तेमाल होता है बेटा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। जल्दी जल्दी बनाइए। हो गया? बना दो, बना लो, बना लो, एग्जाम्पल वो बना लो। आपके 21 तारीख के टेस्ट के टॉपिक्स रहेंगे IUPAC नेमिंग्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टाइकियोमेट्री फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक का कुछ नहीं है। और 21 से 15 दिन आगे जोड़ लीजिए, आपके टेस्ट के टॉपिक होंगे आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, उसके अगले में आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और जनरल केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग। और इन टेस्ट का ड्यूरेशन 15-15 दिन का होगा। चला जाए, अब आते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने जो चीज सीखी वो हिंदी में सीखी, अब इसी को अंग्रेजी में सीख। किसी कंपाउंड के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं बेटा अभी। कौन कौन से? एक एम्पिरिकल फॉर्मूला सबसे पहला,
और दूसरा इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिए बेटा कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला है which gives simple ratio of elements in a compound is called empirical formula। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा वो फार्मूला है which gives actual number of elements या atoms in a compound। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहा गया ये है कुछ आसान सा है, स्पेलिंग सही कर लोगे? अरे गलती से ACI लिख दिया, AC ही लिखना है, कर लोगे? मैं हटा ही दूं, आधे लोग कहेंगे कि करना क्या। अब ठीक है, एसिटिक एसिड ये कर लो। एसिटिक एसिड कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ क्या होता है। तो सबको पता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4O2। ध्यान से सुनना, इसमें एक्चुअल नंबर है भाई। एसिटिक एसिड क्या होता है बताना। तो इसमें एक्चुअल नंबर यानी सही सही बताओ। एक्चुअल नंबर, कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। क्या बचा? ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब इसी का एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है क्या होगा, तो 2 कॉमन ले ले, क्या बचा? CH2। देख सिंपलेस्ट रेशियो समझना, ये क्या लिखा है? 2H2 4H2 2। सिंप्लीफाई नहीं किया, सिंप्लीफाई कर क्या बनेगा? 1H2 2H2। तो ये कौन सा रेशियो है? सिंपल रेशियो। समझ में आया? और ये क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स कि हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, एक्चुअली एग्जैक्टली वही है। तो ये कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला, ये कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इज दैट क्लियर? कहते सर क्या एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम भी हो सकते हैं? मे बी, क्यों नहीं। फॉर्मेल्डिहाइड, व्हाट इज फॉर्मेल्डिहाइड? यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही एम्पिरिकल है। देख जो लिखा है, वन कहां गया, यही लिखा है। तो यही एम्पिरिकल यही मॉलिक्यूलर, बिल्कुल हो सकता है। क्या इतना समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे, अभी दिखाता हूं। ये एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है बेटा कि यदि आपको इनमें रिलेशन चाहिए तो हमेशा याद रखिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का वो बराबर होता है n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। सर ये n क्या है? ये मैं सिखाता हूं। व्हाट इज n? n होता है सिंपल सी भाषा में n उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। और कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में गलती से पढ़ के आ रहे हैं कि यदि मॉलिक्यूलर वेट किसी गैस का निकालना हो तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। 1 मोल का वेट होता है, 22.4 लीटर का वेट होता है, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स का वेट होता है। ये सब मॉलिक्यूलर वेट कहलाते हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या निकाल लेंगे बेटा? सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेंगे, उस n को यहाँ पे रखेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। सर कैसे? ऐसे समझने के लिए लेट अस टेक अ क्वेश्चन हियर। अपन एक क्वेश्चन उठा लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। हमें गिवन है, हमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, थोड़ा शॉर्ट में लिखना। हमें गिवन, देखना क्या क्या गिवन।
हमें गिवन है सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला बराबर क्या गिवन है CH2। फिर हमें गिवन है दूसरे नंबर पर वेपर डेंसिटी कितने गिवन है 30। हमसे पूछ रहा है बताइए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। एक आसान सा क्वेश्चन, पहले इसे करते फिर दूसरे क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। शुरू करें बेटा, चल आजा शुरू करते। तो ये बता, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, क्या आप इससे एम्पिरिकल फार्मूला वेट EFW निकाल लोगे? कैसे निकालोगे देखो, बता। कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, सबको जोड़। क्या इतनी बात समझ में आई? ये क्या है EFW, सही है। बोल ये क्या लिखी है वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट बता 2 इंटू वेपर डेंसिटी यानी 30 बराबर कितना? समझ में आया? पक्का आया? किसी को ना आया तो हाथ उठा ले पहले। वेपर डेंसिटी 30 है, फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 60। फॉर्मूला ये दिया है एम्पिरिकल। तो इसका वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 12 और 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2 हो गए, 12 और 2 14 और 16 30 हो गया। अभी कुछ आया? अब बता एन की वैल्यू। एन बराबर मॉलिक्यूलर वेट एम्पिरिकल वेट बराबर, तो किससे मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा C2H4O2। ये रहा कौन सा फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। आंसर बोल, समझ में आया क्या? नीचे लेके आऊं वापस, दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, पर मैं चाहूंगा पहले आप इसे बना लीजिए क्योंकि समय थोड़ा कम है। हम इसे बना ले बेटा, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बस खत्म हो गया, 10-15 मिनट का बाकी है, उसके बाद हम लोग स्टाइकियोमेट्री पे आ जाएंगे। चैप्टर ही खत्म है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, एवोगैड्रो नंबर क्या होती है, लॉशमिट नंबर क्या होता है, डेफिनेशन से छोटी छोटी। हो गया? चले क्वेश्चन पे, बना लो आराम से बना, नीचे क्वेश्चन ही है बेटा बस। क्या रह गया? रह क्या गया? और नीचे बस।
बेटा किसी बालक ने क्वेश्चन पूछा है, रजनीश प्रताप पटेल, सर H2O2 को सिंपलीफाई करके क्यों नहीं लिखा जाता? जिसने भी पूछा मैं तुम्हें जवाब तो दे ही दूं। एक्चुअली बेटा सिंपलीफाई तो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तुम्हें कुछ गलतफहमी है। देखो इसे कहते हैं परऑक्साइड आयन, यही ना, और ये है H प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो सिंपलीफाई तो है, इस दो को इधर और इस एक को इधर मल्टीप्लाई करो, H2O2। ये भंगेड़ी को लग रहा है कि ये हो और ये हो इधर उधर करके, मतलब दो दो कट जाना चाहिए था और H पे ऐसे कुछ लग रहा है ना बच्चे। अब हम लोग कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि गलती से क्लास लाइव हो, यूट्यूब पे देख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन था ये, उसने पूछा सिंपलीफाइड बेटा, जिसने भी पूछा था, कोई बात नहीं, हो जाता है, कंफ्यूजन लगता है, फीलिंग ऐसी होती है कि सिंपलीफाई हो सकता है, तो ऑलरेडी सिंपलीफाइड। मैंने ऐसी गलती से उठा के मोबाइल में देख लिया, हो गया था ना ये। चलिए एक क्वेश्चन बस छोटा सा और क्वेश्चन है कि हमें फिर से गिवन है गलती से, क्या गिवन है बता? एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन। क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है? CH2। ठीक, और उसने हमें वेपर डेंसिटी भी दी है। इसका मतलब आपका कंपाउंड किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। वो कह रहा है कि जो कंपाउंड है उसकी वेपर डेंसिटी है 28। कितनी है? 28। कह रहा है व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बिल्कुल सही जवाब C4H10 नहीं बेटा, C4H8। देख कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या दिया है, क्या पूछा है? एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। तो सबसे पहले यहां से हम क्या निकाल लें? एम्पिरिकल फार्मूला वेट, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 आ गया। फिर अपन यहां से क्या निकाल लें? N। N बराबर होता है, अरे मैंने एक चीज तो भूल ही गया, मॉलिक्यूलर वेट लिखना तो भूल ही गए, चलो जा कोई बात। क्या निकालना है यहां से? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बराबर होगा 2 × 28, अब तक 56, 56। अब N निकाल ले बेटा, व्हाट इज N? 56 अपॉन कितनी बार गया? 4 बार। तो एम्पिरिकल फार्मूले में 4 से मल्टीप्लाई कर दे, C4H8। ये तो रेशियो यहाँ कितना है बेटा? 1:2। रेशियो यहाँ कितना है? 4:8। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है और ये उनका सिंपलेस्ट रेशियो है। क्या समझ में आया? पक्का? चलिए अभी बाकी है एक लाइन का कॉन्सेप्ट, सिंपल सा। when percentage of more elements are given, कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के परसेंटेज दिए और उन्होंने पूछा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, तो अपन इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये अगली क्लास में देखेंगे। साथ में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एंड रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। मैं दोबारा आपको कराऊंगा, फिर भी एक छोटा सा होमवर्क, ये 2 बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं, याद है? MI ट्रिक, उसे बस एक बार देख के आ जाइएगा क्योंकि उसे मैं दोबारा से इस्तेमाल करूंगा और साथ में आपको एक नई ट्रिक सिखाऊंगा रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री में, जिसे कहते हैं VMC ट्रिक। ये बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद।